हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16/4/2026 को हमारा केस की सुनवाई है। उससे 4 दिन पहले एडवोकेट सेवाराम जी ने एक पत्र निकाला 12/4/2026 को, और ये पत्र व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर पता नहीं कितने इसके वीडियो भी बन गए। हमारे पास भी लोगों के फ़ोन आए, सारे बताइए है क्या, ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। अब मैं सामने बैठा हूँ मेरे कंप्यूटर के। अब मैं सारे लेटर को तो पढ़ नहीं सकता। पढ़ने के बाद, कई बार पढ़ने के बाद, जो खास खास चीज़ जो मैंने इसमें जानी उनको मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, एडवोकेट सेवाराम जी B.Com ऑनर्स, CIV, PG, DPM, LLB एडवोकेट हैं, और ये हमारे केस के एक वकील भी हैं, सिंगल साहब वाले केस के पूरी टीम के साथ ही। वो आपको एड्रेस करके डियर ब्रदर्स और सिस्टर्स करके वो लिखते हैं। और अब मुझे ये पता नहीं कि इस समय जब पेंशन अपडेशन का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, तो आखिरकार उनको इस लेटर को लिखने की क्या जरूरत पड़ गई। इस लेटर का टोन और टेनर दोनों देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे वो किसी पे गुस्सा निकाल रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि कुछ है गड़बड़ी जो खुल करके नहीं बता पा रहे हैं, वो दूसरे तरीके से बताना चाह रहे हैं। तो इन्होंने कई चीज़ों को लिया। पहले तो ये बताया इन्होंने कि पेंशन स्कीम आने से पहले हमारा जो PPF कटता था और मैचिंग कंट्रीब्यूशन बैंक करती थी, जो हम CPF के नाम से जानते हैं, वो सही नहीं कटता था। यानी केवल और केवल बेसिक पे कटता था। लेकिन एक्ट ये कहता था कि भैया इसमें आप डियरनेस अलाउंस को भी शामिल करोगे। और मैंने जब देखा एक्ट को, तो और भी चीज़ें हैं इसमें, कोई रिटेनिंग अलाउंस है और भी कई चीज़ें, कई प्रकार की चीज़ें हैं, उन सब पे कटेगा। स्वाभाविक सी बात है, जब इस पर कटेगा मेरा 8.33% बताते कुछ समय तक, उसके बाद ये 10% हो गया, तो उतना ही गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर बैंक को देना पड़ेगा। अब बैंक उतना देगा तो हमारा पैसा बढ़ेगा, सीधी सी आधी बात है। वो ये कहना चाहते हैं कि यदि सही प्रकार से हमारा CPF कटा होता, हमारा PPF कटा होता, तो हमारा जो अमाउंट है पेंशन फंड में या फिर हमें व्यक्तिगत में जो पेंशन नहीं लेते, तो बहुत ज़्यादा होता। यदि कोई व्यक्ति पेंशन नहीं लेता और CPF ऑप्टी होता, तो उसका बहुत ज़्यादा फंड होता, पैसा होता। और जिसने पेंशन ले ली, उसका पैसा पेंशन फंड में गया, तब भी उसका पेंशन का जो फंड है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफर हो जाता है। वो कहते हैं लगभग आज वर्तमान में जो 5 लाख के आसपास जो आपका पेंशन फंड है, ये 5 गुना होता है। मुझे नहीं समझता 5 गुना होता, क्योंकि दूसरी चीज़ों का जो ज़्यादा बेसिक पे होती है, दूसरी चीज़ों से इतना पैसा नहीं पड़ता है। अब ये कहना चाहते हैं सेवाराम जी कि यदि सही कटता तो हमारा पेंशन फंड बहुत ज़्यादा होता। अब यहां मैं नहीं समझ पाया क्या कहना चाहते हैं। तो क्या 16/4/2026 से पहले सेवाराम जी इनडायरेक्टली क्या पेंशन फंड का गीत गा रहे हैं? चलो हम यही मान लेते हैं इनकी, मान लो 30 लाख करोड़ होता, 30 लाख करोड़ हो जाता या 20 लाख करोड़ हो जाता, तो क्या आपको पेंशन ऑपरेशन का विकल्प मिल जाता, पेंशन ऑपरेशन हो जाता आपका? मुझे नहीं लगता कि बिना रेगुलेशन के आपका पेंशन ऑपरेशन होता, चाहे आपका कितना ही फंड है। ये थ्योरी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उगाई थी, और उसको पढ़ के ही बता देता हूं। वो कहते हैं, मोर इंपॉर्टेंट, हैड द बैंक्स कंट्रीब्यूटेड एज पर लॉ एंड ट्रांसफर्ड द करेक्ट अमाउंट इन पेंशन फंड ऑन 1/11/1993, द कंबाइंड टोटल अमाउंट इन पेंशन फंड वुड हैव बीन 5 to 6 times of present ₹5 lakh crore, and there would have been no need for making the legal struggle of pension updation. आप खुद समझ सकते हो क्या कहना चाह रहे हैं।
यानी पेंशन फंड की स्थिति मजबूत होती तो आपको पेंशन अपडेशन हो जाता। ये बिल्कुल ही एक रॉन्ग प्रकार का तर्क है। सुप्रीम कोर्ट में 16/4/2026 को सुनवाई हो रही है। हमें पेंशन फंड से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये पेंशन फंड की थ्योरी सेवाराम जी ने क्यों आई, इसका रीजन ये जाने, हमें नहीं पता है अंदर की क्या बात है क्या नहीं है, लेकिन इस प्रकार की थ्योरी 16/4/2024 से पहले लाना एकदम ही इलीगल है। लोग चाहे कितना ही संगीत गाएं, मैं इसको एकदम लॉजिकल तरीके से कहूँगा, क्यों हमारे जो रेगुलेशन है उसका पेंशन फंड थ्योरी से लेना देना कुछ भी नहीं है। लेकिन सेवाराम जी अपने 6वें नंबर के पैराग्राफ में पेंशन थ्योरी का संगीत गा गए और ये सारी जो कुछ भी हुआ सही प्रकार से मैचिंग कंट्रीब्यूशन नहीं किया, इसकी शिकायत इनने क्या की ये बताते हैं। इसको भी पढ़ के बताऊंगा। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम शॉक्ड दैट टिल डेट नाइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट nor the EPF authorities, nor any bank management, nor any bank unions, nor any association of retired bank employees, nor any of the so-called social media champions, हमको भी समेट लिया, nor any individual bank employee officer has raised this issue। आज सेवाराम जी ने इस इश्यू को उठाया है, सारे फेल हो गए। और इश्यू सीधा सा है, यदि सही प्रकार से कंट्रीब्यूशन होता तो पेंशन फंड की पोजीशन दूसरी होती। इनकी वही थ्योरी है कि पेंशन फंड अच्छा है तो हमको पेंशन अपडेशन होगा। ही इज सिंगिंग द थ्योरी ऑफ पेंशन फंड, जिससे हम बहुत दूर भागना चाहते हैं। और वो चाहते सब आवाज उठाते, पेंशन फंड बढ़ता और हमारा क्या नाम है अपडेशन हो जाता। ये सेवाराम की थ्योरी है, इनके से पर निकल करके आ रही है। और बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। ये यही नहीं है कि छोटी छोटी बहुत बड़ी बड़ी बातों कह गए वो यहाँ पे। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द बैंक पेंशन स्कीम 1993 वेयर इन ऑन द वेरी फर्स्ट पेज इट वाज डिक्लेयर्ड दैट पेंशन स्कीम वुड बी ऑन द लाइन्स ऑफ RBI पेंशन स्कीम एंड अंडर क्लॉज 12 ऑफ द सेटलमेंट इट वाज रिटन दैट द प्रोविजन वुड बी मेड फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन देयर आफ्टर 26/3/1994 को। मतलब आपके प्रोविजन में अपडेशन था क्लॉज 12 में कि उसके बाद 26/3/94 को मीटिंग होती है एग्रीमेंट के बाद। उसके बारे में क्या कहा है, ये वही बात कही जो मैं कह रहा था। द यूनियंस एंड IBA अप्रूव्ड द ड्राफ्ट पेंशन regulations with the signed minutes that updation of pension would be on lines of RBI scheme। इसका हम जो संगीत गाते हैं उसके बारे में क्या कहा है, in all these bank management, IBA and bank unions had befooled the 8 lakh employee without reading the RBI pension scheme which had no clause revision for pension updation। के लिए कोई क्लॉज नहीं था। इन लोगों ने जानबूझ करके मिनट बनाई, दस्तखत किए, अप्रूव किया और उसका संगीत गाते हैं। ये मैं बार बार कहता रहा। आज माना सेवाराम जी ने अपने लिखित में माना कि हाँ इन लोगों ने विफूल किया था। और RBI का किसी भी प्रकार का जिक्र आपके रेगुलेशन में नहीं है। वो अलग बात है कि आपके सॉल्यूशन होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगते हैं, तो RBI के फॉर्मूला है। अब यहां जो RBI ये कह रहे हैं यहां पे, इसको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि पेंशन अपडेशन तो RBI में भी था, इंप्लाइड था, क्योंकि CCS रूल्स 1972 में भी नहीं था। तो RBI में कहां से होगा, हमारा तो लिखा हुआ था। और उनमें आया लिखित में, एक्सप्रेस में आया ये 2021 और 2023 में। आज माना दोस्तों। अब आगे तो वही कहानी है इनकी सारी की सारी कि उसमें क्या हुआ उसमें क्या हुआ। और वो कहते हैं अंत में आकर के कि फॉर बैंक पेंशनर्स एंड सर्विंग एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर पेंशन स्कीम के जो हैं इनके लिए अच्छा खासा अमाउंट होता, इन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। अब मुझे नहीं लगता कि इन्हें कैसे कैलकुलेशन किया है, बस वो यही कहना चाहते हैं सही प्रकार से बैंक ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन आजकल जो CPF भी लेकर के बैठे हैं, यदि कोई कैलकुलेशन किया जाए तो इतना तो पैसा मुझे नहीं लगता होगा। वो कैलकुलेशन कर सकता है, हो सकता है उन्होंने किया हो। और उसके बाद में कहते हैं वो, एट दिस स्टेज लेट मी रिमाइंड ऑल ऑफ यू दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड न्यू पेंशन स्कीम ऑन 1/1/2004 एंड द बैंक हैड फॉलोड द सेम फ्रॉम 1/4/2010। अब यहाँ वो NPS के संगीत गा रहे हैं।
ही इज डिफेंडिंग एनपीएस, जब लोग ओपीएस के लिए भागते फिर रहे हैं। और दोस्तों लास्ट पैराग्राफ में ये क्या कहते हैं आपके लिए है, आई रिक्वेस्ट एंड कॉल अपॉन ऑल बैंक पेंशनर्स, सर्विंग एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स एंड अदर ग्रुप्स टू इमीडिएटली ऑर्गेनाइज एंड टेक कलेक्टिव स्टेप्स, लीगल एक्शंस अगेंस्ट दिस ग्रुप gross illegality. I may also inform that I have already issued a legal notice dated 8/4/2026 to my employer Indian Overseas Bank in the matter and awaiting their reply. But in this matter, I wish all bank pensioners or serving employees under 993(1) pension scheme and PF optees should take a copy of this write-up, organize a local meeting and discuss the matter among yourselves and your associations, address a representation or legal notice on their respective bank and take urgent legal steps and every bank level in each of the। अब सीधा सीधा है दोस्तों, ये जो लास्ट में इन्होंने रिक्वेस्ट की है और इनने एप्लीकेशन भेज भी दी है, मुझे लगता है इसमें ये अकेले ही रह जाएंगे, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इंटरेस्ट है केवल और केवल पेंशन अपडेशन का। ये सब कुछ पढ़ने के बाद 30-35 साल के बाद एनोमली है 1993 की, आज आप लेटर लिखते हो, आज आप पूछते हो, और उसमें भी आप फंड थ्योरी का गीत गा रहे हो, तो ये क्या गारंटी है कि अब आईबीए, यूएफबीयू सरकार आपको कंट्रीब्यूट करेगी? और सरकार करे नहीं करे, कर तो रही है आपके पेंशन स्कीम में। जब भी शॉर्टफॉल होगा गवर्नमेंट देगी, मत उस समय नहीं दिया कोई बात नहीं, अब तो फंस गई ना। अब इसका तो सेवाराम जी जवाब दे सकते हैं कि 16/4/2026 से पहले इन्होंने आखिरकार लेटर क्यों निकाला। और यदि आपको इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हो, आप अपना पेंशन वालों को तो कुछ मिलेगा नहीं, हाँ, तो सीपीएफ में पड़े उनके लिए फायदा हो सकता है, तो उसमें 2-3% लोग हैं बस, कोई जो कहता है 200-300 है, तो वही इसमें काम कर सकते हैं। हमें तो पेंशन मिल रही है, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरा जो पैसा कटा था वो मेरे को मिल गया पीपीएफ के रूप में। अब ऐसा तो है नहीं काटूं और उसके बाद में इंटरेस्ट लूं, तो वो तो खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ वो रह जाते हैं जिनको सीपीएफ मिला हुआ है। अब सीपीएफ में उनके जो डीए पर भी यदि पैसा कटता, पीपीएफ कटता, तो उस समय तो नहीं कटा, अब कैसे काटोगे? अब कौन से कैलकुलेशन से काटोगे? आप गवर्नमेंट से लेना चाहते हो तो आपको अपना भी देना पड़ेगा, और फिर काफी दिन पहले आप रिटायर हो गए, कहीं आपका पैसा इन्वेस्टेड नहीं है, तो उसका आप ब्याज कैसे लोगे? दोस्तों मुझे तो समझ में नहीं आया कि सेवाराम जी ने ये पत्र निकाला क्यों। ठीक है, आप लिटरेरी ज्ञान के लिए सर का सारी चीज़ों कर सकते हो, और आपको कोई इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। सेवाराम जी ने कर दिया है, भाई ये इसका लेटर का तत्व। मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।